बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की दूसरी पुस्तक है यानी कि भारत वाली बुक जो है उसका जो लास्ट चैप्टर है, इसका लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इस पार्ट को करने के बाद हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें नई चेंज हुई है जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको नहीं मिलेगा इस समय की तक जो भी किताबें आई हैं। ठीक है, अगर नई बुक आ जाती है नए सेशन की तो उसमें मिलेगा, बट अभी तक एनसीईआरटी आपको अवेलेबल नहीं थी तो वहाँ नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन कर लें इन चीज़ों को। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो हमारा सिलेबस है एरा ऑफ कोलिएशन वाला हमने पार्ट 1 में कर लिया था। पार्ट 1 आपने देखा होगा, और नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट ये हमने पार्ट 2 में कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद एनडीए का जन्म हुआ, एनडीए 1 और 2 और यूपीए 1 और 2, ये दोनों ही चीजें यानी यूपीए 1 और 2 और एनडीए 1 और 2 ये हमने पार्ट 3 में कर लिया था। लास्ट पार्ट है यानी कि पार्ट 4, इसमें हम करेंगे एनडीए 3 और एनडीए 4 और इसके अलावा कुछ गवर्नेंस के जो मुद्दे थे उसको हम देखेंगे, डेवलपमेंट के मुद्दों को भी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और सारी अपडेट मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर जाके, फिर आपको क्लास 12th ESP सर्च करना है। ठीक है, उसमें न्यू ESP न्यू ग्रुप ये सब कुछ आप बिना स्पेस के डालेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा जो कि हमारा ग्रुप है, जिसमें आपको 5000 के करीब स्टूडेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। बच्चे, लास्ट वाली वीडियो में अगर आपको याद हो जो हमने पार्ट 3 करवाया था उसमें हमने क्या बताया था कि किस प्रकार से एनडीए का जन्म हुआ। ठीक है, एंड ये एनडीए और यूपीए जो है ये वैसे ही है जैसे कभी नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट होता था, बस अब इसमें यह है कि एनडीए को लीड कर रही है एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि है बीजेपी, और यूपीए को लीड करती है यानी यूपीए की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस। ठीक है, यानी ये दोनों बड़ी पार्टियों ने कई सारी पार्टियों को अपने में मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया, जिसको जो बीजेपी वाला गठबंधन है वो एनडीए कहलाता है और जो कांग्रेस वाला गठबंधन है वो यूपीए कहलाता है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि 1989 के बाद से जितनी भी सरकारें बन रही थी, कोई सरकार मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी इतनी सीटें लेकर आ ही नहीं पाती थी कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। ठीक है, तो ऐसे में मजबूरी थी कि उनको कोई ना कोई गठबंधन या कोई ना कोई कोलिएशन की जरूरत पड़ ही जाती थी, तो इसलिए ये एनडीए और यूपीए बना था। तो हमने लास्ट वीडियो में एनडीए का जन्म पढ़ा था, एनडीए 1 की सरकार पढ़ा था, एनडीए 2 की सरकार को पढ़ा था, यूपीए 1 की सरकार को पढ़ा था और यूपीए 2 की सरकार को पढ़ा था, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनडीए 3 और एनडीए 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, एनडीए 3 की सरकार जो है ये 2014 में आई थी, यानी कि इस समय एनडीए का मतलब है बीजेपी वाला गठबंधन। ठीक है, तो बीजेपी ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहली बार ऐसा हुआ था, पिछले 30 सालों में ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी अपने दम पे ये जो बहुमत वाला आंकड़ा है इसको क्रॉस कर गई हो, यानी इससे ज़्यादा सीटें लेके आई हो। 273 सीटें ला पाना आप ये लगा लो कि पिछले 30 साल में तो नामुमकिन लग रहा था कि शायद ही अब किसी पार्टी को इतनी सारी सीटें मिल पाएंगी, लेकिन बीजेपी ने इससे ज़्यादा सीटें लेकर पूर्ण बहुमत दिखा दिया। लेकिन सरकार जो थी फिर भी ये एनडीए गठबंधन वाली ही है इनकी, आप याद रखें। तो ये बात कर रहा हूं मैं 2014 की। ठीक है, 2014 में हुआ था और ये 30 साल के बाद हुआ था। 30 साल के बाद कैसे, मैं आपको बता देता हूं। आपको याद है 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे उनके बेटे राजीव गांधी, उस समय में जो चुनाव हुआ था तो उनको कितनी सीटें मिली थी लोकसभा की, ऐसा कहा जाता है लगभग 415 सीटें मिलकर उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया था, जितनी की सीटें आज तक किसी को नहीं मिली है। ठीक है, तो 1984 के बाद आप सोचो कि 1984 के बाद दोबारा ऐसा कौन सा साल है जिसमें किसी भी पार्टी को ये वाला आंकड़ा जिसने पार करा हो, यानी पूर्ण बहुमत वाला आंकड़े तक पहुंच गई हो। कोई ऐसी पार्टी है अभी तक आपको कोई नजर नहीं आएगी, तो सीधा आपको नजर आएगी 2014 में जब बीजेपी ने, ठीक है, अपना 273 वाला आंकड़ा पार कर लिया और यहाँ पे अपने दम पे सरकार चाहे तो बना सकती थी, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन वाली सरकार ही है इनकी। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पर एक चीज़ ये समझना है कि ये जो समय है इसके बीच में लगभग 30 वर्ष का समय लग गया।
ठीक है, 30 साल बाद ऐसा हुआ था। और एनडीए 4 की सरकार जो है वो 2019 में है, और 2019 की अगर हम बात करें तो ये सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं या फिर आपको याद रखने हैं। देखिए, एनडीए 3 और 4 के बारे में समझिए। 2014 के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक थे। ऐतिहासिक क्यों थे? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, यानी कि 30 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि कोई पार्टी अपने दम पे सरकार बनाने के योग्य हो गई हो। जो बहुमत चाहिए होता है वो 273 सीटों का होता है। ठीक है, इतनी सीटें किसी को मिल नहीं पाती थी, लेकिन बीजेपी ने कितनी सीटें ले ली? 282 सीटें, यानी कि बहुमत वाले जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा 30 वर्षों के बाद हुआ था, जब कोई पूर्ण बहुमत लेकर आई हो कोई एक पार्टी। इस बार भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाने के योग्य, मतलब इस बार अपने दम पे सरकार बनाने की योग्य थी, जो कि इसने 282 सीटें जीती थी। ठीक है, अगर देखिए पूरा, अगर हम एनडीए गठबंधन की सीटें देखें तो एनडीए गठबंधन की सीटें जो थी वो टोटल 336 थी, लेकिन अगर इसमें से हम केवल बीजेपी की सीटें देखें तो बीजेपी की सीटें जो थी वो 282 थी। तो ये 282 जो सीटें हैं ये अपने आप में ऐतिहासिक आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत पिछले 30 सालों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं ला पाया था। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐतिहासिक आप इसे मान सकते हैं। लेकिन भाजपा जो है एनडीए गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई इसने, और 336 सीटें जो मिली थी, 336 भी अगर आप देखोगे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा इसके परिणामों को समझने का प्रयास करो। 2014 का लोकसभा का आम चुनाव, 16वीं लोकसभा थी ये, 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए, और ऐसा हुआ जो बिल्कुल हैरान करने वाला था। बीजेपी 282, उसके गठबंधन के रूप में देखें एनडीए 336, और यहाँ पे कांग्रेस की अगर सीटें देखें तो 44 सीटें। ये कांग्रेस का आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। अगर आप याद हो आपको, जब इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद जो चुनाव हुए थे 1977 वाले, तब भी कांग्रेस का ये हाल नहीं था कि वो 44 सीटें लाई हो। अगर आपको याद हो 1984 के बाद जब 1989 में चुनाव हुए थे, वहां पे भी कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं था। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ कि 44 सीटें हुई। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि देश का जो माहौल था वो बिल्कुल बदल चुका था यहाँ पे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और समझो, ये 2014 का आंकड़े थे। अब मैं चलता हूँ 5 साल बाद, यानी 2019। ठीक है, 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सफलतापूर्वक चलाया। ठीक है, ठीक 5 साल बाद दोबारा चुनाव हुए 2019 में, जो कि 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। यहां पे देखिए बीजेपी का आंकड़ा जो है, पिछले साल ये सीटें कितनी थी, मतलब पिछले चुनाव में ये सीटें कितनी थी? 282, जो बढ़ गई 303 हो गई। ठीक है, और एनडीए जो थी 353 हो चुकी है, जबकि यहाँ पे 336 थी। ठीक है, यानी एनडीए का भी जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं। और यहाँ पे कांग्रेस की सीटें देखिए तो कांग्रेस की भी बढ़ गई है, यहाँ पे 44 थी और यहाँ पे 52 हो गई। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि एक तरह से देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कभी कांग्रेस होती थी, अब वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे यहाँ पे आ रही थी। ये अपने आप में एक हैरान करने वाला रिजल्ट था, परिणाम था। ठीक है, तो समझते हैं आखिर क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो ये 2014 की सरकार आई थी उसका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। ये नारा दिया गया था एनडीए 3rd में, और एनडीए 4th में भी यही नारा था, पर उसको बढ़ा दिया गया। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये एनडीए 4 में जोड़ा गया। सरकार ने कई योजनाएं लागू की, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना। ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे योजना आयोग को समाप्त किया गया इनकी सरकार आने के बाद, नीति आयोग लेकर आए, आर्टिकल 370 जो था जो खत्म किया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसान फसल बीमा, स्वच्छ भारत अभियान। ये तो कुछ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मतलब इसके अलावा भी अगर देखें तो कई सारी योजनाएं जो हैं वो 2014 वाली सरकार के बाद से आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। अब देखिए इन योजनाओं के बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लें। जैसे उज्ज्वला योजना, सिलेंडर वगैरह देने थे, और जनधन योजना के तहत बहुत सारे अकाउंट खोले गए थे। ठीक है, मेक इन इंडिया, आप पता है आपको कि बाहर का सामान आता है चाइना वगैरह का, तो ये बात चली थी कि भाई हमें इंडिया में ही बनानी है चीज़ें।
तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, चाइना को बाइकआउट करो या फिर अपने यहाँ पे अपने लेवल पे चीज़ों को बनाओ। आयुष्मान योजना, हेल्थ कार्ड वगैरह से रिलेटेड, मुद्रा योजना, ठीक है, लोन वगैरह से रिलेटेड कई सारी योजनाएं इनकी हैं। योजना आयोग को इन्होंने समाप्त कर दिया, जो कि मतलब इतने पुराने समय से चला आ रहा था। नीति आयोग ले आए। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 पे बहुत सारे मतलब बयान होते थे। अगर आप राजनीतिक दलों के बयान देखोगे आर्टिकल 370 पे, तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे बयान होते थे कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है। कश्मीर की तरफ से महबूबा मुफ्ती, और अगर आप उनके पुराने बयान देखोगे तो वो कहते थे अगर 370 खत्म हुआ तो तिरंगा बचाने वाला नहीं मिलेगा। कई तरह की मतलब बातें होती थी, और ऐसे ऐसे बयान है, आप न्यूज़ चैनल पे देख सकते हो जाके, यूट्यूब वगैरह पे जो था। लेकिन ये एक ऐतिहासिक फैसला था कि आर्टिकल 370 को समाप्त करके उसको सामान्य राज्य की तरह दर्जा दिया गया और यूटी वगैरह बनाया गया, ठीक है। और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो का नारा था, किसान फसल बीमा, और इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, आपने ये भी देखा होगा। इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान ये 2014 के बाद से आपने देखा होगा, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी की जो स्कूल की छुट्टी होती थी, तो उसमें भी मतलब ये स्वच्छ भारत अभियान को स्कूलों में भी प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ चुके हो पहले से। तो आप देखते हैं आगे, ये आपका जो आपको रेफरेंस दे रखा है सीबीएसई ने, रेफरेंस मटेरियल, उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा दिया है, पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। जाति और पंथ पर आधारित राजनीति का विकास व सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण। देखिए क्या हुआ कि पहले जो होता था हमारे यहाँ पे राजनीति, वो जाति और पंथ पे आधारित राजनीति को आप ध्यान से देखोगे। अगर आप स्टेट में जाके देखोगे तो ज़्यादातर क्या होता था कि कुछ पार्टियां ऐसी होती तो जाति विशेष को लेकर होती थी। जैसे मायावती की पार्टी आप देख लोगे यूपी के अंदर, ठीक है, और अन्य पार्टी देख लोगे तो मतलब किसी जाति विशेष को टारगेट करती थी वो उनका एक बड़ा वोट बैंक होता था। लेकिन ये जो 2014 का जो चुनाव था, ये ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जाति की राजनीति कई जगह पे खत्म दिखी। यानी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया था। तो ये बिल्कुल आप अलग कह सकते हो परिणाम। फिर यहाँ पे सबका साथ सबका विकास के अपने पूर्व इच्छित लक्ष्य के साथ राजग यानी एनडीए, ठीक है, एनडीए सरकार ने विकास और सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये 2014 के बाद जो सरकार आई, एनडीए गवर्नमेंट जो आई, उसके तहत ये सारी योजनाएं लाई गई थी। काफ़ी बदलाव हुए और बड़े लेवल पे बदलाव हुए। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचा रहा है, ठीक है। ये जो योजना है देखा जाए तो गाँव में भी जैसे बिजली पहुंचाने की योजना, सिलेंडर पहुंचाने की योजना, सभी का अकाउंट खुलवाने की योजना, कई तरह की योजनाएं जो मतलब लोगों तक पहुंचाई गई है। विभिन्न राज्यों के मतदाता जो हैं वो जाति, वर्ग और समुदाय, लिंग तथा क्षेत्र से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के विषय पर केंद्रीय मंच पर लाने में ये सफल भी हुए। और आपको हैरान करने वाला आंकड़ा अगर देखना है तो आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, 2014 का जो लोकसभा वाला रिजल्ट है और जो 2019 का लोकसभा वाला रिजल्ट है, वहां पे देखो, और आप वहां पे वो वाली राजनीतिक पार्टियों के वोट देखना, जैसे कि बीएसपी हो जाएगी, जो मतलब जो किसी जाति पे ज़्यादा मतलब निर्भर होती थी, जिनका वोट बैंक कुछ स्पेशल, मतलब आप कह सकते हो कि कुछ विशेष जातियां ही उनका बहुत बड़ा वोट बैंक होती थी। आप उनका चुनाव का रिजल्ट देखो एक बार 2014 और 19 का, तो तब आपको पता लगेगा कि भाई उनकी सीट जो है बिल्कुल ना के बराबर होती जा रही है। यानी कि ये लगा लो कि मतलब इनकी जो राजनीति ही खत्म हो गई थी इस चुनाव के बाद से, ऐसा हो गया था। तो ये बहुत मतलब हैरान करने वाला रिजल्ट था 2014 और 2019 का, क्योंकि बिल्कुल राजनीतिक जो मुद्दे चले आ रहे थे वो बदल चुके थे, लोगों का वोट देने का नजरिया बदल चुका था। तो ये सब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पार्ट 4 हमने कर लिया है। टोटल 4 पार्ट में ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी नई है, यानी कि आपके एनसीईआरटी की किताब में आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ी गई है, ठीक है, लेटेस्ट है ये सारी चीज़ें। आप इसे नोट डाउन करें,
आप इसको याद करें, इसको समझें और यहाँ से हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।